पॉलीसैकेराइड्स और उसकी टाइप्स क्या हैं। जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, एक पॉलीसैकेराइड वजूद में आता है। जो प्रोसेस है बहुत सारे एक जैसे मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करने का ताकि एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाए, इसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। कंडेंसेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें पानी के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं एज बाय प्रोडक्ट। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन ये पॉलीसैकेराइड्स की टाइप्स में से हैं, जो कि बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की कंडेंसेशन से फॉर्म होती हैं। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज में से है। ये ज़्यादातर सब्जियों में पाया जाता है, जैसे कि सीरियल्स, आलू वगैरह। जबकि स्टार्च जो है वो ना तो एनिमल्स में स्टोर होता है ना ही फॉर्म होता है। स्टार्च जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। जब उनको एक साथ कंडेंस किया जाए तो इससे ग्लूकोज यूनिट्स की चेन्स बनती हैं, और ये चेन्स जो हैं वो कंपोजिशन होती हैं स्ट्रेट और ब्रांच चेन्स की। और ये ग्लूकोज यूनिट्स ब्रिजेस की मदद से एक साथ जुड़े हुए होते हैं, और इसमें तकरीबन 200 ग्लूकोज यूनिट्स भी हो सकते हैं। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट की एक ऐसी टाइप है जो कि प्लांट्स की सेल वॉल्स को बनाती हैं। ये स्टार्च की तरह ही है, जैसे कि इसमें भी ग्लूकोज यूनिट्स एक साथ होते हैं जो कि स्ट्रेट चेन्स को बनाती है। इंसान जो है सेलुलोज को हजम नहीं कर सकते, लेकिन एक ना हजम होने वाले मैटर में तब्दील हो जाता है जिसमें ज़्यादातर फाइबर होती है, और ये फाइबर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो ग्लाइकोजन है उसको बाज़ औक़ात एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की एक स्टोर्ड फॉर्म है जो कि जानवरों और फंगी में पाई जाती है। मैमल्स में ये ज़्यादातर लिवर और मसल्स में होती है, और ये तब बनती है जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हैं वो कंडेंस होते हैं ताकि बहुत ज़्यादा चेन्स बना सकें ग्लूकोज यूनिट्स की। ग्लाइकोजन और स्टार्च ये स्टोरेज मटेरियल्स के लिए बहुत सूटेबल हैं, और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से वजह ये भी है कि वो बहुत बड़े होते हैं और पानी में इंसॉल्युबल होते हैं। सो इसी वजह से वो अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को सेल में तब्दील नहीं करते। अपने बड़े साइज़ की वजह से वो सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़ होने से भी और इजीली उनको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़े। डाइटरी फाइबर का हमारी डाइट में रोल। डाइटरी फाइबर से मुराद इनडाइजेस्टिबल फाइबर मटेरियल है जो हमारी डाइट्स में होता है। इसकी एक अच्छी मिसाल सेलुलोज भी है, जो कि फल और सब्जियों में होता है। ये फाइबर मटेरियल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये इंटेस्टिनल कंटेंट्स को बल्क प्रोवाइड करते हैं और पेरिस्टाल्सिस की मदद करते हैं। पेरिस्टाल्सिस कहते हैं किसी मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को। ऐसी मूवमेंट्स खाने की मदद करती हैं कि वो मिक्स हो सकें डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, और इसी दौरान वो डाइजेस्टिव कैनाल की तरफ भी मूव कर सकें। ये जो तमाम अमल इतना आराम से हो रहा है, तो सवाल उठता है कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ कैसे होती है। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है कि अगर पेरिस्टाल्टिक मसल जो है वो सही से मूव ना करे, और जो अनडाइजेस्टिव मैटर है लार्ज इंटेस्टाइन में वो सही से मूव ना कर सके। इससे होता है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, और इसी रिजल्ट में जो फीसिस है खुश्क और सख्त हो जाती है, और जो फीसिस रिमूव होती है एक्सक्रीशन के थ्रू वो बहुत मुश्किल हो जाती है। हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं अगर हम फाइबर को इस्तेमाल करें और एक अच्छी मिकदार में पानी का इस्तेमाल करें। ताज़ा फल और सब्जियां खाएं, सीरियल्स खाएं, और होल ब्रेड्स भी एक अच्छी सोर्स हैं फाइबर के लिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन। एनर्जी कहते हैं हमारे काम करने की एबिलिटी को, किसी चीज़ को बदलना या किसी अपोजिंग फोर्स के खिलाफ जाना, जैसे कि ग्रेविटी और फ्रिक्शन है। और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसकी हाईली ऑर्गेनाइज स्टेट में मेंटेन करने के लिए भी होती है। इंसान और जानवर ये एनर्जी खाने से लेते हैं, और खाने में ऐसे वाइटल एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम तोड़ कर देखें तो वो हमें एनर्जी देते हैं, ताकि वो हमारे सेल्स के लिए नया प्रोटोप्लाज्म बना सकें और ये यकीनी बनाएं कि सेल्स की रिप्रोडक्शन होती रहे, ख़ासकर डेफिशिएंसी डिजीज़ को रोका जा सके। इंसानों और जानवरों से हटकर जो पौधे हैं वो अपनी एनर्जी सूरज की रोशनी से लेते हैं, और ये होता है फोटोसिंथेसिस में। हम सब ने ये कहीं ना कहीं पढ़ रखा है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन जब भी किसी भी एनर्जी की फॉर्म चेंज होती है तो उस टाइम कुछ एनर्जी जो है वो लॉस्ट या वेस्ट होती है, और ये हीट एनर्जी की फॉर्म में होता है। सो इसी वजह से जो फूड है उसको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो जो लॉस हो उसका मेकअप हो सके। एनर्जी लॉस तब भी होता है जब हमारे ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव होते हैं। हमारा जिस्म एक मशीन की तरह है कि जिस पे अगर हम काम करते जाएं तो उसमें मसले पैदा हो सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी मशीन की तरह हम ग्रो और रिप्रोड्यूस करते हैं। और इसकी एक क्लासिक एग्जांपल है कि जब भी हम प्रोटीन खाते हैं तो इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रोकन डाउन किया जाता है, जिसको अमीनो एसिड कहते हैं, और इनको एक साथ जोड़ा जाता है कि वो प्रोटीन बना सके हमारे सेल्स की प्रोटोप्लाज्म के लिए। जो मैमल्स हैं उनको कुछ मिनरल सॉल्ट्स की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ कंपाउंड्स जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं हमारी हड्डियों के स्ट्रक्चर के लिए। थोड़ी सी क्वांटिटी में विटामिन्स की भी ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी में विटामिन डी और सी कम है तो उनमें डिफिशियंसी डिजीज़ आ सकती हैं।
जैसे कि रिकेट्स और स्कर्वी होता है। न्यूट्रिएंट्स खाने में केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे जिस्म को नरिश करता है। 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और डाइटरी फाइबर, ये सब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्योंकि इनको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही लिया जाता है। वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं क्योंकि इनको किसी भी नॉन लिविंग सोर्स से लिया जा सकता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हर न्यूट्रिएंट हमारी ज़िंदगी और हमारे जिस्म पर कौन सा रोल जो है वो प्ले करता है। इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं ब्लड और बॉडी टिश्यूज़ के बिटवीन गैसेज एक्सचेंज को, और ये मेटाबोलाइजिंग टिश्यूज़ में होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की तरह इंटरनल रेस्पिरेशन भी सिंपल डिफ्यूजन्स के थ्रू होता है, जिसकी वजह पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट है। यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई के दरमियान डिफ्यूज़ हो जाती है और ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाती है, और उनमें से 2% प्लाज्मा में दाखिल होता है और 98% जो है वो ब्लड सेल के साथ कंबाइन हो जाता है ताकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना सके। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो तकरीबन 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी होता है। इसके ऑपोजिट जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो ब्लड में हाई होता है, तकरीबन 100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, और फिर ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर पैदा होता है जो कि ऑक्सीजन को फोर्स करती है कि हीमोग्लोबिन से दूर हो जाओ, और वो खून से बाहर निकलती है और इंटरस्टिशियल स्पेस में दाखिल हो जाती है। हीमोग्लोबिन जब अपनी ऑक्सीजन को खो देती है वो डार्क हो जाती है, और क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रही होती है, सो जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है वो टिश्यू में ब्लड से ज़्यादा होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को फोर्स करता है कि वो टिश्यू के बाहर डिफ्यूज़ हो जाए और उसके बाद खून में दाखिल हो जाए, और उनमें से कुछ जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाते हैं जो हीमोग्लोबिन से जुड़ते हैं या फिर कन्वर्टेड फॉर्म में। अगर हीमोग्लोबिन के साथ हो तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो वो एज कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन की तरह ट्रीट होती है, और कन्वर्टेड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलता है ताकि कार्बोनिक एसिड बना सके, और कार्बोनिक एसिड टूटकर हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है और बाइकार्बोनेट आयंस को, और फिर ये वापस लंग्स की तरफ पहुंचाए जाते हैं। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की हायर कंसंट्रेशन होती है और ये ब्लड में एज बाइकार्बोनेट आयंस और कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन कैरी किए जाते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैपिलरी से डिफ्यूज आउट हो जाता है और दाखिल हो जाता है एल्वियोलाई में, और एक्सपिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को लंग से एक्सपेल कर दिया जाता है। एनिमल एंड प्लांट सेल्स के दरमियान सिमिलैरिटी, दोनों एनिमल और प्लांट सेल्स जो हैं उन दोनों के बाहर एक थिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और जिसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक जेली की तरह सब्सटेंस जो पूरे सेल को कवर करता है, और ये दोनों प्लांट्स और एनिमल सेल्स में होता है, और इन दोनों में ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। ऑर्गेनेल्स वहाँ पर जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको कंडक्ट करने के लिए होते हैं, ऐसे ही जैसे हमारे जिस्म में हमारे ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। मिसाल के तौर पे दोनों तरह के सेल्स में न्यूक्लियस होता है जो कि एक लाइट माइक्रोस्कोप में आराम से देखा जा सकता है, और वो भी इसमें क्रोमेटिन मटेरियल होने की वजह से। क्रोमेटिन एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि बनता है लूजली कोइल्ड डीएनए की थ्रेड से। न्यूक्लियस के अंदर हम एक और डीपली कलर्ड स्ट्रेन भी देख सकते हैं, और इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोलस कहते हैं, जो कि प्रोटीन, डीएनए और आरएनए के लूप से बनता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन को कंडक्ट करता है। जो ऑर्गेनेल्स है वो एक जगह से मूव भी कर सकते हैं, और ये सेल में बहुत भारी मिकदार में होते हैं। आपने देखा कि किस तरह दोनों एनिमल और प्लांट सेल्स बहुत ही पेचीदा फैक्टरीज की तरह हैं। अब आते हैं कि एनिमल और प्लांट सेल्स में डिफरेंसेस क्या हैं। एक स्ट्रक्चर जो कि एनिमल सेल्स में पाया जाता है जो कि प्लांट सेल्स में नहीं होता, वो है सेंट्रियोल। आप देख सकते हैं कि सेंट्रियोल जो हैं वो एक बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, और जो प्लांट सेल्स हैं वो यूजुअली एनिमल सेल्स से बड़े होते हैं, और उनके इर्द गिर्द एक थिक रिजिड सेल वॉल भी होती है, और इसी वजह से उनको बहुत आराम से एक लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है। जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल को एक डेफिनेट शेप देती है, जो कि बचाता है उस सेल को बर्स्ट करने से जब भी वो दाखिल हो ऑस्मोसिस में। प्लांट सेल्स में एक और भी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा एक रोड की तरह है जो कि दूसरे सेल्स को एक साथ जोड़ता है, और वो सब्सटेंस जो एक नेबर सेल्स की तरफ पहुंचाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के थ्रू, जो कि पास होते हैं पोर लाइक स्ट्रक्चर्स में सेल वॉल्स के दरमियान। प्लांट सेल्स में लार्ज वैक्यूल भी होता है, और इसके अंदर मिनरल सॉल्ट्स, शुगर्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इवन वेस्ट प्रोडक्ट्स के फ्लूइड्स होते हैं। कुछ पिगमेंट्स जो कि रंग देते हैं सब्जियों और फलों को, वो भी इसी वैक्यूल में होते हैं। क्या आपको पता है जो सुर्ख रंग है बीटरूट का, वो भी वैक्यूल्स में पाया जाता है।
प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल है उसके इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो कि कंट्रोल करता है जितनी भी एक्सचेंजेस होती हैं वैक्यूल और साइटोप्लाज्म के दरमियान। और अक्सर प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी होती है जिसकी मदद से आप देखते हैं फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। दूसरी तरफ एनिमल सेल्स में ये चीज़ें नहीं होती। स्पेशलाइज्ड सेल्स और सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो क्या होती है? ऐसे सेल्स जिनसे लिविंग थिंग्स बनती हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। उनमें शेप और साइज़ का डिफरेंस होता है और उनमें एक ख़ास फंक्शन होता है जिनको परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनमें से सेल्स की कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे रूट हेयर सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और जाइलम वेसल्स। रूट हेयर सेल्स हैं, ये प्लांट्स में मौजूद होते हैं और ये लॉन्ग और नैरो होते हैं शेप के लिहाज से। इनमें स्पेशलाइज्ड सेल वॉल मेम्ब्रेन और वैक्यूल होता है जो कि एक्सटेंड होता है उस सेल की टेल लाइक प्रोट्रूजन पर। ये जो टेल लाइक प्रोट्रूजन है ये उसके सेल सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को बढ़ाता है ताकि वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर सके पानी और मिनरल सॉल्ट्स को मट्टी से। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जानवरों में, उनमें रेड पिगमेंट होती है जिसकी वजह से सेल ऑक्सीजन को लंग्स से ट्रांसपोर्ट करता है जिस्म के तमाम पार्ट्स तक। और इन सेल्स की एक सर्कुलर बाइकॉनकेव शेप होती है ताकि वो उसके सेल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को इंक्रीज कर सके। और इसी वजह से जो डिफ्यूजन होती है ऑक्सीजन की सेल्स में वो बहुत तेज़ होती है। जो जाइलम वेसल्स हैं पौधों में, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं पानी और मिनरल वाटर्स को जड़ों से स्टेम और लीव्स तक। जो वेसल प्रोटोप्लाज्म की तरह होते हैं वो मुर्दा होते हैं और इसी की वजह से पानी और जो मिनरल सॉल्ट्स हैं वो आराम से ल्यूमन में मूव कर सकते हैं। और जो लिग्निन है वो 3 डिफरेंट फॉर्मेशंस में डिपॉजिट होता है जो कि वॉल्स को ताकत बख्शता है और वेसल्स को बचाता है कोलैप्स करने से। और ये जाइलम वेसल्स का एक इंटायर नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो मैकेनिकली पूरे प्लांट को सपोर्ट कर सकता है। असल में सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है क्या? किसी भी सब्सटेंस की रेट ऑफ मूवमेंट उसके सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिपेंड करता है कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली में कितना अवेलेबल है। यानी इस तरह समझें कि लोग 2 कमरों में दाखिल होना चाहते हैं, जिस कमरे का दरवाज़ा बड़ा होगा वहाँ लोग जल्दी दाखिल हो जाएंगे। जितना बड़ा सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया होगा उतना ही तेज़ होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसी भी सब्सटेंस का गिवन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। छोटे सेल्स जैसे कि रूट और शूट एपेक्स, इनमें हायर मेटाबॉलिक रेट होता है क्योंकि इनका वॉल्यूम छोटा होता है लेकिन इनका सरफेस एरिया बड़ा होता है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होता है मिनरल्स और गैसेस का। और जैसे ही बड़े होते जाते हैं उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो होने लगता है क्योंकि जैसे उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो उसके लिए हमेशा जो है वो उसके सरफेस एरिया के इंक्रीज़ से ज़्यादा होगा। और जो नेबरिंग सेल्स हैं वो भी इसी चीज़ को डेवलप और इसको सराउंड कर लेते हैं और इसके बदले में वो कम कर देते हैं उसके सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को। किस किस तरह से मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर या बाहर जाते हैं? डिफ्यूजन को छोड़कर मॉलिक्यूल्स जैसे कि न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स वो सेल से अंदर या बाहर जाते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। डिफ्यूजन जो है वो आयंस और मॉलिक्यूल्स की नेट मूवमेंट को कहते हैं जिसे सॉल्यूट कहते हैं। उस रीजन से जहाँ पे वो हायर कंसंट्रेशन में होते हैं और उस रीजन में जाते हैं जहाँ उनकी लोअर कंसंट्रेशन होती है। हमने डिफ्यूजन के ऊपर पहले ही बात की है और उस वीडियो का नाम है डिफ्यूजन क्या है। अब हम ऑस्मोसिस की बात करेंगे। ऑस्मोसिस एक स्पेशल किस्म की डिफ्यूजन होती है जो कि सॉल्वेंट की मूवमेंट को अलाउ करती है, मेनली वाटर को, उस रीजन से जहाँ पर ये कंसंट्रेशन में हायर होता है उस कंसंट्रेशन तक जहाँ पे लोअर होता है। और ये होता है एक पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और जो यहाँ पे मेम्ब्रेन है इसको सेल सरफेस मेम्ब्रेन कहते हैं। जो सेलुलोज कंपोनेंट हैं इस सेल वॉल के, इसको परमिएबल बनाती है और बहुत सारे सब्सटेंसेस को अलाउ करती है कि वो यहाँ से पास कर सके। हम इस ऑस्मोसिस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने खानों को प्रिजर्व कर सकें, जैसे कि पिकल्स या दूसरे सॉल्टेड फूड्स। नमक या फिर शुगर को यूज़ किया जाता है ताकि वाटर की कंसंट्रेशन को लो किया जा सके। सो जो हायर वाटर कंटेंट होता है खीरे में वो उसके बाहर फ्लो करता है। हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में भी अपनी वीडियो में बात की है। बाज़ों का जो लिविंग सेल्स हैं वो सर्टेन सब्सटेंसेस को भी अब्सॉर्ब करते हैं कि जो उन सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन होती है वो सेल में पहले से हायर होती है। इसका मतलब ये है कि वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बिल्कुल खिलाफ है। इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं और ये एनर्जी स्पेंडिंग से पॉसिबल है एटीपी की फॉर्म में। जब भी कोई मॉलिक्यूल किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है किसी भी हायर कंसंट्रेशन रीजन में, कुछ एटीपी यूज़ होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ सब्सटेंसेस का जो फ्लो है वो डिपेंड करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर और इसमें डिसॉल्व मिनरल सॉल्ट्स की अब्जॉर्प्शन भी आती है जो कि रूट हेयर्स होती है और ये ग्लूकोज की अपटेक में भी इस्तेमाल होता है और अमीनो एसिड्स में भी। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस। पहले ये माना जाता था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी 2 ही शक्लें हैं, या तो प्लांट्स या फिर एनिमल्स।
लेकिन अब जबकि ये बात प्रूव हो चुकी है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये इससे भी ज़्यादा पेचीदा हैं। इसकी एक मिसाल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्टेंस है, जैसे कि पैरासाइट, फंगी, बैक्टीरिया या फिर वायरसेस, जो कि प्लांट्स और एनिमल से बहुत ही मुख्तलिफ हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेवलपमेंट के बाद और जब से जीन्स का इल्म मजीद बढ़ा है, साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 सुपर किंगडम्स में क्लासिफाई किया है, जिनको उन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कहा है। जो फंडामेंटल डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स में, जैसे कि बैक्टीरिया, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। जो लफ्ज़ प्रो है इसका मतलब होता है पहले और कैरियन इसका माना होता है न्यूक्लियस। बैक्टीरिया जो है ऑन एवरेज 1 to 10 टाइम्स स्मॉलर होते हैं वॉल्यूम में यूकैरियोट से, क्योंकि इनमें जो स्मॉल फंक्शंस हैं उसकी वजह से इनके स्ट्रक्चर्स भी बहुत ही सिंपल हैं। जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोट्स का वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट है, जिसके साथ कुछ ऑर्गेनल्स भी हैं। प्रोकैरियोट्स में स्लाइटली स्मॉल राइबोसोम्स होते हैं, तकरीबन 18 नैनोमीटर डायमीटर के हिसाब से, और इसको 18S भी डिनोट किया जाता है। इनमें से कोई भी ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है और इनके जो सेल वॉल्स हैं ये एक प्रोटेक्शन का काम देती है तमाम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और यूकैरियोट में यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन, जैसा कि हमने पहले कहा, न्यूक्लियस को कहते हैं। सो जिस तरह नाम से जाहिर है यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है या फिर उनके सेल्स में एक न्यूक्लियाई से भी ज़्यादा, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है इन्हीं के अंदर होता है। इनके राइबोसोम्स थोड़े से बड़े होते हैं, तकरीबन 22 नैनोमीटर डायमीटर में, और मोस्ट केसेस में ये अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक बहुत ही मेजर ऑर्गेनेल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए और लिपिड्स को सिंथेसाइज करने के लिए कुछ हार्मोन्स में। और जैसे कि यूकैरियोट्स एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल फैक्ट्री की तरह हैं, इसमें बहुत तरह के सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और उसमें से हर एक का मुख्तलिफ फंक्शन होता है। लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बायोलॉजी की खूबसूरती और जो भी चीज़ें हम जानते हैं ये माइक्रोस्कोप्स की ईजाद की वजह से है। माइक्रोस्कोप्स 17वीं सदी के शुरू से ही मौजूद हैं, लेकिन इसके ग्लास लेंसेज की क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई 19वीं सदी में। जो बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि माइक्रोस्कोपिक डिज़ाइन में डील करती है या स्लाइड प्रिपरेशन के लिए और एग्जामिनेशन के लिए, इसको साइटोलॉजी कहते हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी। जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये लाइट को यूज़ करता है एज अ सोर्स ऑफ रेडिएशन। ये हमें सिंपल स्ट्रक्चर बताता है जैसे कि न्यूक्लियस, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अभी भी यूज़ होता है बेसिक स्टडीज़ में, स्कूल्स वगैरह में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। फिर आए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, जिसने हमें हमारे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को मज़ीद डिटेल से दिखाया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से न सिर्फ हम सेल वॉल को देख सकते हैं बल्कि हम इससे भी ज़्यादा जो माइन्यूट ऑर्गेनल्स हैं उनको भी देख सकते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपराटस। जो लाइट माइक्रोस्कोप हैं ये अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे थे और जितना मर्जी इनका डिज़ाइन इम्प्रूव किया जा सके, इनकी भी एक हद थी कि इससे ज़्यादा लाइट माइक्रोस्कोप्स आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकते। इलेक्ट्रॉन्स जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और ये एक एटम की न्यूक्लियस के सराउंड आपको मिलते हैं, जिसको आप न्यूट्रॉन कहते हैं। जब भी कोई मेटल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स इतनी ज़्यादा एनर्जी ले लेते हैं कि वो उसके ऑर्बिट से ही खारिज हो जाते हैं, और ये एनर्जी जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन में होती है इसको आप समझ सकते हैं वेव्स की प्रोपोर्शन से। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ही कम उसकी वेवलेंथ होगी। माइक्रोस्कोप के लिए इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल फॉर्म ऑफ रेडिएशन है, और इसकी भी 2 बड़ी रीजंस हैं। जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, और दूसरी क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इनको ईजिली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के इस्तेमाल से फोकस किया जा सकता है, और इस मैग्नेट को इस्तेमाल किया जा सकता है उस बीम के पाथ को मोड़ने के लिए। 2 तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आज यूज़ होते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टेम या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन की बीम्स को पास किया जाता है स्पेसिमेन के थ्रू। वही इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसमिट होते हैं उन्हीं को देखा जा सकता है, और इसी की वजह से हम किसी भी सेल में डिफरेंट कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होती है किसी भी स्ट्रक्चर के सरफेस को स्कैन करने के लिए, और सिर्फ रिफ्लेक्टेड बीम ही ऑब्जर्व की जा सकती है। और इसका फ़ायदा ये है कि जो सरफेस स्ट्रक्चर है, जैसे कि किसी भी इंसेक्ट की आउटर बॉडी होती है, वो बहुत ही डिटेल के साथ देखी जा सकती है। फूड डेफिशिएंसी डिजीज़, स्टारवेशन, मेलन्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, ये बेसिकली मेन फूड सप्लाई रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो आज हमारा माशरा फेस कर रहा है। ये बेसिकली आप कह लें कि बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से है और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड की वजह से।
और बेसिकली कैश क्रॉप्स के ग्रो करने से, ना कि खाने की। जो स्टार्वेशन है वो तब होती है जब कोई इंसान या जानवर, उनको इतनी एनर्जी नहीं मिलती उनकी डाइट से जो उनको चाहिए होती है। तो इसी वजह से जो मेटाबॉलिक नीड्स हैं उनके जिस्म जो है, जो स्टोर्ड फैट्स है उसको इस्तेमाल करना शुरू करता है। और जब ये भी चले जाते हैं तो जो बॉडी है जितनी भी प्रोटीन अवेलेबल होती है उसके जिस्म में, उसको इस्तेमाल करने लग जाती है। और जो हमारा दिल है वो भी एक मसल है। जो मेल न्यूट्रिशन है वो स्टार्वेशन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि जो मेल न्यूट्रिशन है वो डाइटरी इम्बैलेंस की वजह से होता है। हो सकता है कि आपने कोई एक न्यूट्रेंट ज़्यादा ले लिया है या आपने कोई एक न्यूट्रेंट कम ले लिया है। और ये जो डिफिशिएंसी डिजीज़ हैं ये बेसिकली लैक ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स की वजह से भी होती हैं। और हम ये भी जानते हैं कि डाइटरी फाइबर के ना होने की वजह से किसी भी इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और ओवर न्यूट्रिशन तब होती है जब कोई शख्स ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करे जितनी उसको रिक्वायर्ड हो। और आज ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में सबसे बड़ा मसला है। और इसकी वजह यह है कि ओवर कंजम्पशन होती है सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल की। और इससे जो कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ का रिस्क है ना, वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ऑन एवरेज कि तकरीबन 500 ग्राम्स ऑफ फैटी टिश्यूज़ जो हैं उनको तकरीबन 1 किलोमीटर लॉन्ग सप्लाई चाहिए होता है ब्लड वेसल्स का। और मज़ीद ब्लड वेसल्स इस्तेमाल होंगी ताकि तमाम एक्स्ट्रा फैटी टिश्यूज़ को वो केटर कर सकें। इसका मतलब है कि दिल मज़ीद धड़केगा ताकि वो सेल्स को रेगुलेट कर सके। सो इन कंक्लूजन, जो डाइटरी इम्बैलेंस है वो किसी भी इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट या खाने की सही हैबिट ना होना या किसी भी डाइट को ना फॉलो करने की वजह से हो सकता है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको लग रहा हो कि आपका वेट बढ़ गया है तो कोशिश करें किसी न्यूट्रिशनिस्ट को विजिट करें और एक बैलेंस डाइट प्लान को फॉलो करें। विटामिन्स डेफिशिएंसी डिजीज़ जैसे कि स्कर्वी या बेरी ये बेसिकली सर्टेन केमिकल सब्सटेंस की कमी की वजह से होती हैं हमारी डाइट में, जिन्हें हम विटामिन्स कहते हैं। विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिनका कोई भी ख़ास पैटर्न नहीं होता, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का होता है। ये एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड्स नहीं होते, ना ही बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी थोड़ी मिकदार में ज़रूरत ज़रूर होती है। दोनों ममालिक चाहे वो तरक्की याफ्ता हों या तरक्की पजीर हों, विटामिन्स की डेफिशिएंसी जो है वो बढ़ सकती है। तरक्की याफ्ता ममालिक में लोग जो हैं वो प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ज़्यादा खाते हैं और इसी वजह से जो विटामिन रिच रॉ फ्रूट्स होते हैं लोग उनको अवॉइड करते हैं। और तरक्की पजीर ममालिक में लोगों की कोई बैलेंस डाइट नहीं होती और इसी की वजह से उनको विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन्स को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो हैं, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये फैट्स में सोल्यूबल होते हैं और ये जिस्म की जो फैट है उसमें स्टोर होते हैं। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं ये जिस्म में स्टोर नहीं होते। जब किसी ख़ास विटामिन की कमी आ जाए तो कुछ उसके अनासर जो हैं वो जिस्म में नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि थका हुआ महसूस होना या इरिटेट फील करना। या अगर वो डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाए तो एक ख़ास आप कह लें डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है वो डेवलप हो जाती है। लेकिन फिर भी अक्सर मेडिकल स्टोर्स में विटामिन्स की टैबलेट्स मौजूद हैं, लेकिन हमें उसमें भी ध्यान रखना है कि कोई भी डोज ओवर ना हो जाए। कुछ विटामिन्स की ज़्यादा मिकदार लेना टॉक्सिक हो जाता है और उसकी वजह से माइल्ड डिजीज़ भी हो सकती हैं। अब आते हैं विटामिन्स के फंक्शंस और सोर्स क्या होते हैं। विटामिन ए, कभी आपने सुना कि गाजर आंखों के लिए बहुत अच्छी है? ये कैसे है? क्योंकि गाजर जो है वो रिच सोर्स है विटामिन ए का। ये फैट सोल्यूबल विटामिन है और इसकी ज़रूरत पड़ती है हमारे रेटिना में लाइट सेंसिटिव पिगमेंट की फॉर्मेशन के लिए और हेल्थी एपिथेलियल टिश्यूज़ की मेंटेनिंग के लिए। जो विटामिन्स के रिच सोर्सेज हैं उनमें डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, फिश लिवर ऑयल्स आते हैं और हरी सब्जियां आती हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी की बहुत सारी सब टाइप्स हैं, जिनमें से कुछ ज़रूरी हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की कोएंजाइम्स में। जो बेरी और एनीमिया है, ये डेफिशिएंसी डिजीज़ जो हैं कुछ खास बी विटामिन्स की कमी की वजह से होती हैं। यीस्ट, लिवर और ब्राउन ये बहुत रिच सोर्सेज हैं विटामिन्स की। विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है। विटामिन सी की ज़रूरत होती है इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस की सिंथेसिस के लिए और ये सब्सटेंसेस जो हैं आपको सेल्स के दरमियान मिल जाते हैं। विटामिन सी भी हमें मदद करता है हेल्थी एपिथेलियल टिश्यूज़ की मेंटेनेंस के लिए, लेकिन ये कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है इन्फ्लुएंजा के लिए। और इस विटामिन के जो रिच सोर्सेज हैं वो आते हैं सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि माल्टे या लीमू वगैरह, और कुछ और फल जैसे कि पपाया, अमरूद, टमाटर या केला। विटामिन सी भी हरी सब्जियों में आमतौर पर पाया जाता है। फ्रूट जूसेस जैसे कि ब्लैक करंट जूस या रोज़ हिप सिरप, इनको भी विटामिन की कन्वीनियंट सोर्स की तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन डी जो है वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स की एब्जॉर्प्शन करता है इंटेस्टाइन से
और ये बॉडी को अलाउ भी करता है कि वो इन कंपाउंड्स को यूज़ करे हड्डियों और दांतों की फॉर्मेशन में। और ये बेसिकली फिश लिवर ऑयल्स जैसे कि कॉड, दूध और मार्जरीन में पाया जाता है। जो सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये स्किन में नेचुरल सब्सटेंसेस जो हैं वो कन्वर्ट कर सकती हैं। तो अगर कोई इंसान अच्छी धूप सेक ले तो फिर विटामिन डी की डाइट में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या आपकी बैलेंस डाइट है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे, क्योंकि इसका जवाब ढूंढना भी बहुत पेचीदा है। एक बैलेंस डाइट में एक ख़ास मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी और डाइटरी फाइबर होते हैं ताकि वो जिस्म की डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकें। हम में से हर एक को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और ये डिपेंड करता है हमारे लाइफस्टाइल्स पर, एक्टिविटीज़ पर और हमारी उम्र पर। और इसी वजह से एक बंदे की बैलेंस डाइट दूसरे बंदे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है। एक बैलेंस डाइट जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि हम हेल्दी रह सकें, और एनर्जी हमें चाहिए होती है कि ताकि हम अपने काम कर सकें जब तक हम जाग रहे हैं, और जब हम आराम कर रहे हों तो उस दौरान भी एक्टिविटीज़ हो सकें। वो वाइटल प्रोसेसेस जिस्म के जब वो कंप्लीट रेस्ट में होती है बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि हमारे जिस्म में हो रहा होता है। जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है ये मेजर करता है कि कितनी तेज़ी से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जब कोई भी इंसान आराम कर रहा है। मिसाल के तौर पे कितनी एनर्जी चाहिए एक दिल को धड़कने के लिए। जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है क्लाइमेट से अफेक्ट होती है, जिस्म के साइज से, उम्र से, जिन्स से और एक इंसान की सेहत से। क्लाइमेट, एक ऐसा शख्स जो कि ठंडे इलाकों में होता है तो वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से ज़्यादा एनर्जी को यूज़ करेगा ताकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। सो उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट वो ज़्यादा होगा उस बंदे से जो ठंडे इलाकों में नहीं होगा। बॉडी साइज, ऐसे लोग जिनका एक सिन्फ है और उम्र है, हो सकता है कि उनके मुख्तलिफ बॉडी साइजेस हों। ये माना जाता है कि जिनका बॉडी साइज ज़्यादा होता है उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उनसे जिनका बॉडी साइज छोटा होता है। उम्र, बच्चों का नॉर्मली हायर बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है बड़ों से, क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। और बड़ों में जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो वक्त के साथ साथ स्लो होता जाता है। जिन्स, मर्दों में बेसिकली औरतों से ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होती है चाहे उनका एक जैसा ही बॉडी साइज हो, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और मर्दों में यूजुअली स्मॉलर अमाउंट ऑफ फैटी टिश्यूज होते हैं उनके जिस्मों में। सो इसी वजह से जो हीट लॉस की प्रिवेंशन है वो मर्दों में लेस एफिशिएंट होती है औरतों के मुकाबले। हेल्थ, थायराइड ग्लैंड है गर्दन में, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक रेट को किसी भी हार्मोन को सिक्रीट करने से, और इसको थायरॉक्सिन कहते हैं। अगर किसी का अंडर एक्टिव थायराइड है तो इसकी वजह से इनसफिशिएंट थायरॉक्सिन होता है और इससे जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी स्लो हो जाता है। और जो ओवर एक्टिव थायराइड है उससे ज़्यादा थायरॉक्सिन होती है और इसमें ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट होता है। एक्टिविटी, अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव है और हैवी वर्क करता है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी पर डे उस शख्स से जो इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता।